जी, बिल्कुल ये पूरा जो न्यूक्लियर बॉम्ब के ताल्लुक से अभी कैप्टन साहब ने बात बताई। अबू माज़ साहब ने लिखा है कि दरअसल उन्होंने जो बात कही थी कि खतरनाक है, वो ये इस बात से खौफ़ज़दा हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि सीज़फायर खत्म हो जाए और फिर से जो जंग है, ज़ाहिर है कि हर कोई इस बात को लेकर के कैप्टन साहब फ़िक्रमंद है कि जो सीज़ फायर है वो बाकी रहे। लेकिन कैप्टन साहब अभी मैं पढ़ रहा था प्रेस टीवी पर भी कि जिस तरह से देखिए अभी डिस्टर्ब कर रहा है गाजा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ये हेडिंग है इज़राइल सेवरली डिस्टर्बिंग एंड एमिड सीज़ फायर। ये जो सीज़ फायर के दौरान जिस तरह से जानबूझ करके वो डिस्टर्ब कर रहा है पूरे चीज़ों को मतलब बार-बार और ये सिर्फ गाज़ा में नहीं, इससे पहले हमने लेबनान में भी देखा कि वहाँ पर भी ये कर रहे हैं, तो ये क्यों ऐसा कर रहे हैं? जबकि अभी पूरे कैप्टिव्स भी नहीं छूटे हैं, इसके पीछे क्या है? क्यों ये मान नहीं रहे? कैप्टन साहब। डॉक्टर रिजवी हो ये रहा है कि इज़राइल छोटी-छोटी गुस्ताखियाँ, खुराफाती हरकतें लगातार कर रहा है। चाहे गज़ा हो, चाहे वेस्ट बैंक हो, इज़राइल लगातार अपनी फ़ौज को वहाँ भेज रहा है और जहाँ पे भी उसको थोड़ी-सी भी इंटेलिजेंस मिल जाती है कि गज़ा के अंदर फलानी बिल्डिंग में या वेस्ट बैंक में जेनिन के पास जैसे अभी हमने देखा रिपोर्ट जहाँ से भी उनको कुछ इंटेलिजेंस मिल जाती है, ये शिन बेट के लोगों ने क्या किया है, शिन बेट ने बहुत बड़ी तादाद में हर गली, हर मोहल्ले में अपने एजेंट्स रखे हुए हैं जो कि शिन बेट को खबर देते रहते हैं, खबरिए हैं। और इन खबरों को शिन बेट मोसाद को दे देता है, इज़राइल की आईडीएफ को दे देती है और आईडीएफ जाके वेस्ट बैंक में या गज़ा में उन बिल्डिंगों को ध्वस्त कर देती है। तो इज़राइल क्या बोलता है बार-बार जब उनको यूरोपियन यूनियन के लोग सवाल पूछते हैं तो इज़राइल ऐसे बोलता है कि नहीं, नहीं ये वेस्ट बैंक में हमारा पुलिस एक्शन है, मिलिट्री एक्शन नहीं है। हम सिर्फ गज़ा में या वेस्ट बैंक में जो संदिग्ध आतंकवादी हैं यानी सस्पेक्टेड टेररिस्ट हाइडआउट हैं, उन पर हमला कर रहे हैं, पुलिस एक्शन है। जबकि असल में ये फुल फ्लेज्ड मिलिट्री ऑपरेशन कर रहा है। लेकिन मैं आपको इसके बावजूद ये कहना चाहता हूँ कि शायद कतार के समझाने पर और मिस्र के समझाने पर हमास जो है और हिज़्बुल्लाह भी फिलहाल इज़राइल के इन हमलों का कहते हैं ना ईंट से जवाब पत्थर से देना नहीं कर रहा है। तो शायद ये दिखाता है कि हमास और हिज़्बुल्लाह दिल से बहुत ही सही तरीके से सोच रहे हैं दिमाग से भी एक साफ नज़रिए से सोच रहे हैं कि सीज़फायर को आगे ले जाने का सेकंड फेज़ तक ले जाने का एक मौका मिलना चाहिए। अब नेतन्याहू जब अमेरिका में बैठे हैं तो डेफ़िनेटली डोनाल्ड ट्रम्प चाहेंगे कि सेकंड फेज़ सीज़फायर का चालू हो जाए। क्योंकि एक बार सीज़फायर का जब सेकंड फेज़ चालू हो जाता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी कह दिया है कि अलग-अलग अरब मुल्कों के साथ मिलकर यानी जो गल्फ नेशंस हैं जिनके पास बिलियंस एंड बिलियंस डॉलर सरप्लस है, उनके साथ मिलकर यूरोपियन यूनियन थर्ड फेज़ यानी रीबिल्डिंग ऑफ गज़ा वाला काम शुरू करेंगे। जी डॉक्टर रिज़वी? जी बिल्कुल और हमारे साथ जुड़ गए हैं कैप्टन साहब प्रोफेसर अरविंद सिंह तेजावत। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और जियो पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर भी बड़ी अच्छी नजर है और हम सब सुनते रहे हैं और बहुत ही सलीके से बात करते हैं और बहुत ही मुतवाज़िन गुफ्तगू करते हैं। मैं इनका इस्तकबाल करता हूँ प्रोफेसर तेजावत का। एक खबर जो आ रही है, मैं तेजावत आपके पास आऊंगा, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कैप्टन साहब से 2 मिनट और जो हम लोग बात कर रहे थे कैप्टन साहब इससे पहले कि जो गादा के लोग हैं वो यहाँ से चले जाएं, जॉर्डन कुछ ले ले, कुछ मिस्र ले ले, इंडोनेशिया का भी नाम आ रहा था। टर्की ने कल जिस तरह से पेशकश की कि साहब मेरे दरवाजे खुले हुए, लेकिन अभी 5 देश जो हैं और कई पत्रकारों ने अमेरिका को खत लिखकर
ट्रंप के गाजा प्लान को सीधे से खारिज कर दिया है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। अब इसी में मैं ऐड करना चाहता हूँ और यही सवाल मैं उनसे भी करूंगा। हमारे साथ सिराज मंसूरी साहब जुड़े हुए हैं। उन्होंने लिखा है डोनाल्ड ट्रंप बार बार ये जो कह रहे हैं कि इजराइल बहुत छोटा है नक्शे में, उसको हम बड़ा करेंगे, उसका इरादा क्या है डोनाल्ड ट्रंप का? क्यों इस तरह की बातें वो करते हैं? बड़ा करेंगे क्या मतलब है कैप्टन साहब? बड़ा इज़राइल जाहिर बात है कभी भी नहीं बनेगा, ये एक ख़याली पुलाव है। इज़राइल में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो कि एक कहावत है ना पतंग उड़ाना पसंद करते हैं। तो इज़राइल जितना है उतना ही रहेगा, क्योंकि अगर बड़ा इज़राइल बनाना के बारे में कोई सोच रहा है, तो कहाँ से बनेगा? क्या लेबनान अपनी ज़मीन दे देगा? क्या सीरिया अपनी ज़मीन दे देगा? क्या जॉर्डन अपनी ज़मीन दे देगा? क्या मिस्र अपनी ज़मीन दे देगा? या क्या सऊदी अपनी ज़मीन दे देगा? सवाल ही नहीं उठता है। ये ख़याली पुलाव जो पतंग उड़ाने वाले हैं, ये तो इज़राइल का नक्शा खींच रहे हैं इराक तक। तो हर देश में क्या होता है डॉक्टर रिज़वी, कुछ लोग ज़रा उनको सिरफिरे तो नहीं कह सकता, लेकिन वो ज़मीन से नहीं जुड़े होते हैं। तो बड़ा इज़राइल कभी नहीं बनेगा। इज़राइल उतना ही बड़ा बनेगा जितना बड़ा यूरोपियन यूनियन उनको इजाज़त देता है। वो नक्शा बाउंड्री तय हो चुकी है। ये अगले हज़ारों साल के लिए इज़राइल इतना ही बड़ा रहेगा। लेकिन हाँ, जहाँ तक बात है कि क्या इन गज़ा के लोगों को रिफ्यूजी बनाकर सिनाई में ले जाएँगे, जॉर्डन में ले जाएँगे? ऐसा नहीं होगा। ऐसा अगर होता है तो हम तो सीधा-सीधा मान रहे हैं कि जो इज़राइल चाहता है बेन गुरियन के टाइम से कि वहाँ से अरब लोगों को भगा दो और पूरा का पूरा इज़राइल सिर्फ़ ज्यूज़ के लिए हो जाए, फिर तो वही बात हो गई ना। दूसरी चीज़ ये रिफ्यूजी जो जा चुके हैं, बड़ी तादाद में अरब रिफ्यूजीज़ शुरुआती दौर में छोड़कर इज़राइल छोड़ के चले गए लेबनान, दक्षिण लेबनान में गए, कुछ जॉर्डन में तो लाखों की संख्या में गए। ये वहाँ जाकर खुश नहीं हैं क्योंकि इनको वहाँ पे सिटीज़न तो बनाया ही नहीं गया। ये वहाँ पर ना वोट दे सकते हैं, ना कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, एक करने की इजाज़त है। मिस्र में सिनाई में अमेरिका बोल रहा है मैं 6 बड़े शहर बना दूँगा, वहाँ इनको भेज दो। अब सिनाई डेज़र्ट में कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं। मिस्र क्या इनको वोटिंग की इजाज़त दे देगा? नहीं देगा क्योंकि पूरी डेमोग्राफी बदल जाती है। इसका जो इफ़ेक्ट है, स्वाद एक बार जॉर्डन के लोग चख चुके हैं जब फ़िलिस्तीन के लोगों ने जॉर्डन में जाकर काफ़ी खिलाफ़त टाइप मूवमेंट एक की थी। फ़िलिस्तीनी रिफ्यूजी जो थे उन्होंने जॉर्डन में जाकर थोड़ा अपना क्या कहूँ मेरे को सही शब्द मिल नहीं रहा। जॉर्डन में जो फ़िलिस्तीन के रिफ्यूजी गए थे लाखों की तादाद में, उन्होंने थोड़ी अशांति फैला दी थी। बाद में पाकिस्तान की आर्मी ने कंट्रोल किया उनको। या तो इजिप्ट को भी मालूम है कि अगर ये लोग सिनाई में आ गए और इनको वोटिंग राइट्स दे दिए तो भी मुसीबत, वोटिंग राइट्स नहीं दिए एज एन इजिप्शियन सिटीजन तो भी मुसीबत। इधर कुआं उधर खाई। तो कोई भी अरब मुल्क, इंडोनेशिया कैसे लेगा इन लोगों को? इंडोनेशिया हजारों किलोमीटर दूर है। आप एक पौधे को यहाँ से निकाल के 10,000 किलोमीटर दूर जाकर नहीं लगा सकते। इंडोनेशिया की आबोहवा, उनका रहन-सहन, उनके खान-पान का तरीका कुछ भी अरब मुस्लिम भाइयों से नहीं मिलता है। इंडोनेशिया के लोग अपने को मुस्लिम बताते हैं, लेकिन वो अ, एकदम अलग तरह के मुस्लिम हैं। आप यकीन नहीं करेंगे कि कितने नरम स्वभाव के होते हैं, उनका बात करने का अंदाज़ा, पहनावा, कुछ भी अरब के लोग जाके इंडोनेशिया में ज़िंदा नहीं रह सकते। जी। ये